चलिए, तो ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 पर बात कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम पीछे कुछ डिस्कस कर चुके थे। ये 12th का एनसीईआरटी है। 12th का एनसीईआरटी पॉलिटी है, राजनीति विज्ञान, और इसमें स्वतंत्र भारत की राजनीति पढ़ना है। चैप्टर देखिए, ये बुक है आपके पास, ये बुक होगा ही, है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो यही बुक पे हम बात करेंगे। और इसका चैप्टर नंबर 1 में जो दिया हुआ है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, है ना। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं और थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या था, है ना, और अभी तक हम देख क्या चुके हैं। तो एक क्लास हो चुका है, छोटा सा क्लास चला था, है ना। उसमें क्या क्या पढ़े, तो बेसिक्स पढ़े हैं, भारत की आज़ादी के बारे में देखे थे उसमें थोड़ा सा, है ना। फिर आज़ादी के बारे में बाद समस्याएं कौन कौन सी आई है, समस्याएं वो हम थोड़ा सा देखे थे, और कुछ नहीं, बस इतना ही इंट्रो दिए थे उस चैप्टर का। अब आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, वो तत्कालीन समस्या देखे थे, जैसे लोकतंत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं आती हैं तत्कालीन, संपूर्ण भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे स्थापित करना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में उसी में हम देखे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापना करने में और भी बहुत सारे इशू देखने को मिला उसमें, है ना। जैसा कि सभी लोगों की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग थी। भारत में बहुत सारे नागरिक थे उस समय, आज़ादी के वक्त करीब करीब 30 करोड़ आबादी थी भारत की, और सभी का अलग महत्वाकांक्षा था। सब लोग अपने अनुसार से वो चाहते थे कि एक तरीके से हमारे देश जो है वो लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो, यानी कि सबके अधिकार की रक्षा हो, सबकी बात सुना जाए। तो सबका अलग अलग था भारत के पॉइंट, भारत को लेकर के सबका इमेज अपने माइंड में। तो सबकी बातों को लेकर के, और भारत के उत्तर से दक्षिण भारत में इतनी बड़ी विविधताओं को समेटे हुए एक अखंड भारत का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस किए हैं पिछले क्लास में, और उसमें से कुछ मेजर चुनौती एकदम तुरंत निकल करके आया आज़ादी के तुरंत बाद, जो ऐसा चुनौती था जिससे भारत को निपटने में काफ़ी समस्याएं लग गया, और वो एक बहुत बड़ा घाव दे करके चला गया अब तक, है ना। तो उसी में से एक चुनौती का हम बात करेंगे, जिसमें से है विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास। ठीक है, ये आज़ादी के तत्काल बाद ये समस्या, सबसे पहला समस्या है विभाजन, कहे कि 14 और 15 अगस्त को भारत दो देश के रूप में बना, एक पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान भी दो पार्ट में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत दो पार्ट के रूप में बना, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ठीक है, दो देश के रूप में बना, है ना। जो संपूर्ण भारत अभी देख रहे हैं वो ब्रिटिश के समय सब एक था, लेकिन जब विभाजन हुआ यानी कि आज़ादी हुआ, तो मुस्लिम लोग जो है खास करके मुस्लिम लीग जो है एक अलग से मुस्लिम बहुल प्रांत की मांग करने लगा, और उस प्रांत की अंततः दे दी गई, काहे कि बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, तो स्वीकार कर ली गई अंततः उस मांग को, है ना, मुस्लिम लीग की मांग को। शुरुआत में नहीं स्वीकार किया गया, लेकिन सिचुएशन के देखते हुए सभी लोग, गांधी जी भी स्वीकार कर लिए, खान अब्दुल गफ्फार खान वो भी विरोध किए हुए थे, वो भी स्वीकार कर लिए, कांग्रेस का नेता जो था वो भी, सभी लोग विरोध किए हुए थे कि नहीं देंगे हम, दो राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे, अभी आज़ादी ही हुआ है, और भारत अगर दो राष्ट्र में बदल जाएगा तो इसमें लोकतंत्र की स्थापना हम कैसे करेंगे, यहाँ लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति हम कैसे करेंगे, अभी से हम दो राष्ट्र में तोड़ देंगे तो आपस में लड़ाइयाँ होती रहेगी। तो शुरुआत में इस बात को लेकर के कोई भी पार्टी राजी नहीं होता है कि हम दो देश हम होने देंगे, लेकिन समय के साथ क्या होता है, 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को वो घटना था, मोहम्मद अली जिन्ना घोषणा करते हैं, एक काम करो तुम लोग हिंदू मुस्लिम जो हो वो तभी तुमको एक पृथक प्रांत मिलेगा जब तुम दूसरे धर्म के लोगों को मारोगे, है ना। महज एक बचकाना बेवकूफ़ी हरकत ही था, है ना। तो जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ, है ना, अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश या फिर बंगाल का क्षेत्र और एक सिंध का क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे तो संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक हिंसा चलता है, लेकिन ये दोनों क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, और वो समस्याएं को अगर देखा जाए आगे चल करके, यानी कि 16 अगस्त 1946 को जो अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, दंगा, तो ये समस्या से सभी नेता जो है द्रवित हो उठे। अब उनको लगा कि भाई लड़ने से अच्छा है कि दो राष्ट्र हम दे देते हैं, है ना। तो अंततः स्वीकार कर लिया गया, और जब स्वीकार कर लिया गया तो और भी समस्या निकल करके आया। विभाजन के समय कुछ समस्या निकलेगा,
और विभाजन के बाद विस्थापन यानी कि लोग शिफ्ट करेंगे बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत की तरफ और भारत से पाकिस्तान की तरफ, है ना। तो इस तरीके से लोग को शिफ्टिंग में भी समस्या होगा, ठीक है। अब जैसे देखेंगे, मान लीजिए इधर पाकिस्तान है और इधर भारत, तो भारत से भी लोग कुछ जाएंगे पाकिस्तान की तरफ, जिनको भारत में नहीं रहना है, मुस्लिम लोग, है ना। पाकिस्तान में भी जो हिंदू लोग हैं या फिर कोई भी लोग हैं, सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हमको भारत में रहना है, तो पाकिस्तान से भारत की तरफ आएंगे। तो ये होगा विभाजन के बाद विस्थापन की क्रिया। और उसके बाद पुनर्वास, यानी कि दोनों लोग जब आएंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब जाएंगे तो उनको पुनर्वास की समस्या भी उत्पन्न होगी। उनको स्थापित कैसे करना है, रोजगार उनको कैसे देना है, भोजन कैसे देना है ना। तो वो एक एक करके देखते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहली समस्या आती है विभाजन की समस्या। विभाजन कब होता है? तो 14 से 15 अगस्त 14-15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है और आज़ाद सब देश, दुनिया के जितना भी देश में लोकतंत्र की स्थापना हुआ था या फिर आज़ाद हुआ सा था, उससे विपरीत था भारत। भारत सिर्फ आज़ाद नहीं हो रहा था, भारत टूट करके दो मुल्क में बट रहा था, दो देश में बट रहा था, दो राष्ट्र में बट रहा था। वहां तक भी कोई समस्या नहीं था। भारत जो था धर्म के आधार पर दो देश में बट रहा था, समस्या वहां था। सांप्रदायिक हिंसा को कम करने के लिए राष्ट्र को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। समस्या वहां था, है ना। तो वही 14-15 अगस्त को दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बना और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी, है ना। यह घटना है। अब देखिए 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं बकार उल मुल्क, है ना। बकार उल मुल्क इसकी अध्यक्षता करेंगे। और 1905 में एक और घटना अगर आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन भी हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन भी हुआ था। थोड़ा सा अगर इसको बारीकी से पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि जो 1905 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो होगा, इसकी स्थापना में ब्रिटिश का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वो क्यों? ब्रिटिश चाहता था कि भारत में दो धर्म के लोग जो हैं वो ज्यादा कट्टरवादी, हिंदू और मुस्लिम, एक काम करते हैं दोनों को लड़वा देंगे। जब लड़वा देंगे तो अपने से दोनों लड़ते रहेगा, हम शासन करते रहेंगे। नहीं कि फूट डालो शासन करो की नीति 1905 में क्लियरली दिख जाता है ना। अब 1905 में स्थापना होता है मुस्लिम लीग का और उसके बाद उसके द्वारा मुस्लिमों के लिए विशेष अधिकार की मांग रखी जाएगी ब्रिटिश के आगे, और ब्रिटिश तुरंत स्वीकार कर लेगा ताकि दोनों में लड़ाई हो हिंदू मुस्लिम में। 1909 में ये पृथक निर्वाचन दे देगा, ठीक है। 1909 में ब्रिटिश जो है मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन दे देगा। अब हो गया भारत में हिंदू मुस्लिम दो कौम में। 1909 के पार्लियामेंट सुधार को ही राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं कि भारत के जो विभाजन का जो जन्मदाता है वो मार्ले मिंटो ही थे, ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा के जन्मदाता जो थे वो मार्ले मिंटो ही थे। वही पृथक निर्वाचन दे करके पूरा समस्या को जटिल बनाते चले गए, ठीक है। तो यहीं पर इस मुस्लिम जो है अपने अधिकार की मांग करेगा और 1935 आते आते वो स्वतंत्र देश की मांग शुरू कर देगा। 1935 में उसका मांग सुनेगा ही नहीं, इग्नोर करते चलेंगे। वो चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हो, चाहे बहुत सारे नागरिक भी थे, वो भी नहीं चाहते थे कि भारत दो मुल्कों में बढ़ जाए, तो वो भी उसको इग्नोर करते चलेंगे 1935 में, ठीक है। वही समय आगे बढ़ता जाएगा जब मोहम्मद अली जिन्ना अंतिम में जब तंग हो जाते हैं, जब कोई नहीं सुनता उनके बातों को, तब वही 16 अगस्त 1946 की घटना जो बताए हम अभी लिखे हुए, है ना, अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अरे ये कुछ नहीं था। अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच लड़वाना, एक दंगा ही था, है ना। प्रथम बार लड़वाया गया मोहम्मद अली जिन्ना में मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। और जब यह अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए, निर्दोष मारे गए, क्योंकि जब दंगा होता है तो उसे तो देखा नहीं जाता है, करेगा कोई और भरता कोई और है ना। वो कहते हैं ना कि इस शहर में चलती है हवा और तरह की, जुल्म और तरह की और सजा और तरह की, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ होता है कि जुल्म कोई और कर रहा है, सजा कोई और पा रहा है, करे कोई और भुगते कोई और, तो यहाँ भी वही हो रहा है। और बताइए ना, एक व्यक्ति के कहने पे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, वही पड़ोसी जो पहले से साथ में रहते आ रहे हैं, अब उन दोनों के बीच में हिंसक झड़प हो गया है। किसके कारण? एक मूर्ख के कारण जो हमारे साथ रहता भी नहीं, उसके कहने के कारण। चलिए,
तो मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की गई थी। कब से की गई थी? तो 1935 के बाद ही आता है, ठीक है। शिमला सम्मेलन ये सब में क्लियर दिखने लगता है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, वही हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा फैलाया गया, है ना। अब उसके बाद जा करके विभाजन को स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, भारत जो है वो दो, भारत और पाकिस्तान के रूप में बट जाएगा। अब ब्रिटिश को एक यहाँ और दिखता है कि जब विभाजन की प्रक्रिया को मान लिया जाता है, दोनों दलों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, मुख्य रूप से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, तब रेडक्लिफ ब्रिटिश व्यक्ति एक है, वो एकदम डायरेक्ट एक बना बनाया मैप पटक देता है दोनों के बीच में, है ना। और वो मैप है यही, इधर बोल देगा कि पूर्वी पाकिस्तान है और इधर बोल देगा पश्चिमी पाकिस्तान, एक बना हुआ मैप दे देता है। अब बताइए कि जानबूझ करके इस प्रकार का मैप दिया गया। यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, महज 50 किलोमीटर के बीच की दूरी, दो देश के बीच मात्र 50 किलोमीटर का रास्ता, जानबूझ करके ऐसा बनाया गया कि भारत को पूर्वी देश से काट दिया जाएगा आने वाले समय में, है ना। और एक और कि जानबूझ करके बनाया गया, दो जगह दिया गया जानबूझ करके पाकिस्तान, ताकि लड़ते रहे दोनों और हम मजा लूटते रहे। नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार भी पाकिस्तान से लड़ाई हुआ और दूसरे देशों को तो मजा आता है लड़ाई देखने में, तो वैसा ही था। रेडक्लिफ महोदय जो है, ब्रिटिश जो है, रेडक्लिफ जो है, वो जानबूझ करके इस प्रकार का नक्शा प्रस्तुत किया गया, यानी कि ब्रिटिश को पहले ही मनसा था कि भारत को बांट के जाना ही था, कि नौटंकी कर रहा था कि हम भारत को नहीं बांटेंगे। जैसा कि अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो बोलते हैं कि हम भारत को विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं विभाजन करेंगे तो इतना क्लियर मैप कैसे आपके पास था पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत का, एकदम सर्वे करके हिंदू मुस्लिम इलाका का एकदम सर्वे करके इतना क्लियर मैप प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद इसका आधार मुख्य रूप से जब उनसे पूछा गया तो वो आधार दिए कि हम जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र को हम घेर के रखें और कुछ नहीं, है ना। उसके बाद और जब बारीकी से सर्वे किया गया तो ग्रामीण स्तर को भी छाटा गया, है ना। मतलब दोनों के विभाजन का आधार सिर्फ एक था, धर्म, धर्म के आधार पर विभाजन किया गया दो देश, है ना, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। तो विभाजन की प्रक्रिया हुई और विभाजन की प्रक्रिया में रेडक्लिफ द्वारा एक नक्शा प्रस्तुत किया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अलग कर दिया गया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में। अब देखिए, विभाजन के कारण नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं का। विस्थापन के कारण, विभाजन के कारण विस्थापन की प्रक्रिया होगी और विस्थापन के कारण मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ठीक है। जैसे पहली समस्या थी, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जाने के लिए राजी नहीं था। बहुत सारे सभी मुस्लिम जो थे, जैसे भारत में 12% आबादी जो थी उस समय आज़ादी के वक्त मुसलमानों की थी और 12% में टोटल पाकिस्तान जाने के लिए एग्री नहीं थे। तो अब समस्या ये भी था कि भाई धर्म के आधार पर तो बांट दिए, लेकिन पूरा मुस्लिम को हम पाकिस्तान क्यों भेज तो पाए ही नहीं, तो फिर कैसे धर्म के आधार पर हम बांट दिए उस देश को, है ना। तो सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। तो एक समस्या और यहाँ निकल करके आएगा कि जो भारत में मुस्लिम रह गया है उस पर हिंदू बहुसंख्यक द्वारा अत्याचार किया जाएगा। अब ये भी एक समस्या उत्पन्न होगा कि जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र रहेगा, मुस्लिम कम रहेगा, वहाँ हिंदू द्वारा मुस्लिमों पर हमला किया जाएगा, ये एक समस्या आएगा, ठीक है, ताकि सब लोग जाने के लिए रेडी नहीं थे। अगला समस्या था, आज़ादी के दिन उनको पता ही नहीं था कि वे कहाँ हैं। जैसे पूर्वी पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं, जैसे हिंदू बहुल आबादी के क्षेत्र का कोई गांव था, अब उनको पता ही नहीं था कि 14 अगस्त मतलब ऐसा सोचिए ना, एक ऐसी घटना है जिसके कारण हम यही रह रहे हैं, आज तक सब हिंदुस्तान में है, कल के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान में हो गया, है ना। मतलब गांव ग्रामीण लोगों तक सूचना तक नहीं पहुंच पाया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क में बट गया, है ना। यानी कि आज़ादी के दिन तक आधे लोगों को ये तक नहीं पता था कि भारत दो टुकड़ा में बट गया और हम जो है वो पाकिस्तान में हैं, हम हिंदू हैं तो हमको हिंदुस्तान जाना चाहिए और हम मुस्लिम हैं तो हमको पाकिस्तान जाना चाहिए। उनको पता तक नहीं था ज़्यादातर लोगों को। और जब पता नहीं रहेगा तो क्या होगा, लड़ाई होगी, है ना। जहाँ मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र ज़्यादा था वहाँ हिंदुओं के साथ हिंसा किया गया और जहाँ हिंदू आबादी वाला क्षेत्र था वहाँ मुस्लिमों के साथ हिंदुओं के साथ उस प्रकार का व्यवहार किया गया मुस्लिमों के साथ, ठीक है। भारत पाकिस्तान दोनों जगह अल्पसंख्यक थे। भारत में भी मुस्लिम अल्पसंख्यक, तो हम तो बताएं कि 12% मात्र मुस्लिम थे भारत में, फिर भी आज़ादी के बाद भी 12% भारत में मुस्लिम थे। तो भारत में भी अल्पसंख्यक पर हमला शुरू हो गया।
पाकिस्तान में भी हिंदू थे, तो वहाँ मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हमला शुरू हो गया। तो ये समस्या है, घर छोड़कर सबको पलायन करना पड़ गया रातों रात। वो देखे होंगे गदर मूवी में, है ना, कि सबको छोड़ करके रातों रात भागना पड़ गया। तो बस उसी प्रकार का कुछ सीन था, सब लोग भाग रहे थे अपना जान जमीन छोड़ करके अपना जान बचाने के लिए, है ना। कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुल संख्यक हो। अब देखिए एक और समस्या था कि जब विभाजन की प्रक्रिया में कहा गया कि मुस्लिम बहुल संख्यक क्षेत्र को एक तरफ कर दिया जाए, तो भारत में कोई ऐसा इलाका था ही नहीं जहां मुस्लिम बहुल संख्यक था। तो इसमें आधार क्या दिया गया कि जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है ना, उस क्षेत्र को पाकिस्तान बना दिया जाए। तो मुस्लिम की आबादी थी एक बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में, और एक थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले क्षेत्र में। तो ये दोनों को पाकिस्तान बना दिया गया, ठीक है। तो ये समस्याएं थी। उसके बाद नागरिकों के साथ और भी सारी समस्याएं होंगी, जैसे आने जाने के दौरान जो है उनको पैदल ही बहुत मीलों तक यात्रा करना पड़ता था। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को, है ना, थक जाते थे, भूखे प्यासे, सिर्फ जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरा जगह पलायन करना पड़ता था। उसके बाद डर भी रहता था कि कहीं वो दंगाई हिंसक लोग मिल जाते थे तो उनको वहीं मौत के घाट उतार देते थे। तो ये सब समस्याएं दिख रही थी। बच्चों के साथ हिंसा हो रहा था, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था। उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्म परिवर्तन के साथ साथ उनके साथ जबरन शादी ब्याह भी किया जाता था। इस प्रकार का घटना नॉर्मल था, ठीक है। तो ये चल रहा था नागरिकों की समस्या। अब देखिए विभाजन के विरोध करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन उनकी बात सुना जाए तब तो, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी थे, उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बार बार वो विभाजन के विरोध कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान को हिंदू मुस्लिम के आधार पर मत बांटो, लेकिन सुने तब तो, है ना। गांधी जी भी विभाजन के विरोध में थे। जी हाँ, गांधी जी भी विभाजन के विरोध में थे। गांधी जी विभाजन को एक्सेप्ट नहीं किए थे। वो बोलते थे पाकिस्तान बनाना है तो मेरे लाश के ऊपर बना लो, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टेड बात है कि जब 14-15 अगस्त को सब नेता दिल्ली में जश्न मना रहे थे आजादी का, वहां गांधी जी कहाँ थे? नुआखाई क्षेत्र, यानी कि बांग्लादेश के क्षेत्र में थे। यानी कि उस समय तत्कालीन समय में बंगाल के क्षेत्र में थे। नुआखाई क्षेत्र जो सांप्रदायिक हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, गांधी जी वहां थे। आजादी के जश्न में नहीं थे वो। गांधी जी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में थे, नुआखाई क्षेत्र में, जहां सर्वाधिक सांप्रदायिक हिंसा हुआ। और गांधी जी वहां तब तक रहे जब तक सांप्रदायिक हिंसा वहां रुका नहीं। सांप्रदायिक हिंसा कंटिन्यू था उनके रहने पर। अंत में वो अरिया करके अनशन पर बैठ गए कि मारना है तो पहले हमरे मर जाए दे, उसके बाद तुम लोग को जे करना है जे करते रहना। तो गांधी जी को रिस्पेक्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों करते थे, तो अंततः वहां विद्रोह शांत हुआ। फिर दिल्ली में भी वही स्थिति था। मुसलमान अल्पसंख्यक थे। नवीन मुसलमान का क्षेत्र जो है, दिल्ली का शायद क्षेत्र है, वहाँ नवीन मुसलमान रहते हैं। जो मंगोल, जो बौद्ध थे, वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, वो मुसलमान बने थे और उन पे हमला हिंदुओं द्वारा हो रहा था। अब गांधी जी नुआखाई से वहाँ आते हैं दिल्ली विद्रोह को शांत करने के लिए। यहाँ भी वैसा ही अनशन पर बैठते हैं शुद्धि के लिए, है ना। तब जाकर के यहाँ भी विरोध शांत होता है। वहाँ एक कवि लिखते हैं, दिल्ली में जब विरोध शांत होता है तो, कि गांधी जी का आगमन एक ग्रीष्म ऋतु में एक ठंडी फुहार की वर्षा की तरह हुई, है ना। मतलब प्रचंड वो हिंसा सांप्रदायिक फैल रहा था, उस बीच में गांधी जी का आगमन जब होता है तो दिल्ली में जो है विरोध धीरे धीरे कम जाता है। नेता सोच रहे थे कि महज ये थोड़ी समय की घटना है, लेकिन कुछ समय में शांत नहीं हुआ। परिस्थिति इतना विकट हो गया कि सब लोग तंग हो गए, है ना। कांग्रेस के भी कुछ प्रमुख नेता जो थे वो स्वीकार नहीं कर रहे थे विभाजन को, चाहे वो नेहरू जी हो चाहे पटेल हो। लेकिन अंत में जब अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, सांप्रदायिक दंगा जब हुआ, तब जाकर के सब लोगों को स्वीकार करना पड़ गया अंततः, है ना, कि एक नया देश हम बनाने को राजी हैं, ठीक है। विभाजन का परिणाम क्या हुआ और उसका परिणाम क्या निकलता है? हर घटना का परिणाम निकलता है, तो परिणाम क्या होगा? धर्म के आधार पर हत्या हो रहा था, वही परिणाम हुआ, है ना। अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा था लोगों को। दोनों देश में शरणार्थी शिविर, लोगों के अस्थायी रूप से रहने के लिए एक जगह बनाया गया, वो शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा था लोगों को, है ना। उसके बाद अस्थायी महिलाओं के साथ यौन शोषण, जबरन विवाह, धर्म परिवर्तन, हत्याएं, इस प्रकार की समस्याएं हो रही थी। एक आंकड़े के अनुसार 80 लाख लोग विस्थापित हुए थे
और 5 से 6 लाख लोगों की हत्या हुई थी। जैसा कि गदर मूवी में दिखाया गया है कि लाशों से लदा हुआ ट्रेन पाकिस्तान से भारत आता था और भारत से पाकिस्तान जाता था। ये घटना सही घटना पर वो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद विभाजन के कारण और भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है ना। विभाजन के कारण जैसे फूड भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब शिविर में रहे उनको भोजन उपलब्ध कराना, रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी भारत तो और भी अभी तो आज़ाद ही हुआ था, ऑलरेडी उसके पास पैसा कम था, है ना। तो रोजगार लोगों को कहाँ से देगा, उनको भोजन ला करके कहाँ से देगा। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। एक समस्या और था कि भारत में जो अन्य धर्म के जो लोग थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, है ना। मतलब वो कैसे सुरक्षित रहे भारत में, या फिर भारत में जो 12% मुस्लिम बच रहे थे अब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। अब भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया जाए, ये भी एक उस समय क्वेश्चन निकल करके आता है, ठीक है। राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष प्रदान करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था उस समय, लेकिन अंततः धर्मनिरपेक्षता प्रदान किया गया। हालांकि एक मोहम्मद अली जिन्ना का भी वक्तव्य आता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हम तो पूछने वाले तो नहीं हैं अली जिन्ना से, कहीं कि वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम सिर्फ एक क्वेश्चन उनसे अगर सुनेंगे तो कहना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष जो अपनाई लिए कि कोई धर्म के लोग रह सकते हैं, तब 2 देश बनाने के क्या जरूरत, क्या थेथराई करने का जरूरत था कि हमको वो अलग देश चाहिए, जब वहां भी बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब धर्म के लोग रह सकते हैं। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान समय में देखिए वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक की क्या स्थिति है, या फिर बांग्लादेश का देख लीजिए, पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान का पूरा एसेट्स जो है वो पूरा डूब चुका है, उसका पूंजी खत्म हो चुका है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। तो ये समस्या पाकिस्तान छोड़िए, उस पर हम बात ना करेंगे। तो हम देख लिए विभाजन, देख लिए विभाजन के बाद विस्थापन देख लिए, और उसके बाद पुनर्वास देख लिए, है ना। पुनर्वास के लिए बताएं कि सरकार जो है कुछ समय के लिए टेम्पररी जो है या शिविर का निर्माण करेगा, उसमें कुछ दिन रहेगा। शिविर में खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद सरकार जो है वो सबको अस्थायी आवास प्रदान करेगा। पॉलिटी में आप पढ़ेंगे तो नागरिकता स्पेशल प्रदान किया जाएगा पाकिस्तान से जो भारत आए थे उन लोगों को, ठीक है। और उसके बाद रोजगार की समस्या जो है वो धीरे धीरे करके सुलझती है जा करके, है ना। तो पुनर्वास की समस्या भी सुलझा ली जाती है। अब देखिए 2 टॉपिक और बचा है, वो हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो 2 टॉपिक है, एक जो है देसी रजवाड़ा, कहे कि भारत जो है 565 देसी रियासत में बटा हुआ रहेगा। जो अभी का भारत देख रहे हैं इसमें 565 देश था एक तरीके से, उसको एक करना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। 565 को एक करना बहुत बड़ी चुनौती। यहाँ तो 4 भाई एक रह नहीं पाता है, यहाँ 565 को एक करना था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी, और इसको बखूबी निभाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो थोड़ा समस्या आता है, जैसे जम्मू कश्मीर में समस्या आएगा, हैदराबाद में आएगा, जूनागढ़ में आएगा, चंद्रनगर में आएगा, ये सब जगह समस्या आता है, लेकिन उसको भी अंततः सुलझा लिया जाता है। तो अगला क्लास में हम देखेंगे कि 565 देशी रियासत को कैसे एक किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ के साथ, और भी भारतीय नीति निर्माता के द्वारा, है ना। उसके बाद एक अंतिम समस्या, ये खत्म समस्या होगा नहीं कि एक नए राज्य की मांग शुरू हो जाएगा भाषा के आधार पर। अब ये नए राज्य की मांग शौक से नहीं करेगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही 1920 के अधिवेशन में बोला था कि अगर भारत आजाद होगा तो हम सांस्कृतिक आधार पर राज्य का गठन करेंगे, यानी कि भाषा के आधार पर भी राज्य का गठन करेंगे, तभी राज्य की मांग शुरू होती है। दक्षिण में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की मांग शुरू होती है। वो एक व्यक्ति रहते हैं पोट्टी श्रीरामल्लू, नाम थोड़ा अजीब है, नाम याद करना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। पोट्टी श्रीरामल्लू जो हैं वो बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पर कि हमको आंध्र प्रदेश एक पृथक राज्य चाहिए, है ना, भाषा के आधार पर। अब वो बैठे रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है 56 दिन, शायद 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब वहाँ भाषा के आधार पर लड़ाई शुरू हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो अब केंद्र सरकार द्वारा, नेहरू जी द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है, और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि देखिए भारत को पहले सर्वे कीजिए अच्छे से जा करके,
क्या संस्कृति के आधार पर हम राज्य का गठन कर सकते हैं, क्या भाषा के आधार पर हम राज्य का गठन कर सकते हैं? अगर सही होगा तो हम करेंगे भाषा के आधार पर। 1956 में वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और वो बताया जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कि नहीं, आप कर सकते हैं नए राज्य की स्थापना, उसमें कोई इशू नहीं, इससे हमारी एकता और अखंडता पर कोई खतरा नहीं होगा। तब जो है जैसे ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा, इधर गुजराती बोलने वाले अलग राज्य मांग करेंगे, गुजरात चाहिए हमको। मराठी बोलने वाले कहेंगे हमको एक अलग राज्य चाहिए, मलयालम बोलने वाले कहेंगे हमको एक अलग राज्य चाहिए, कन्नड़ बोलने वाले कहेंगे हमको एक अलग राज्य चाहिए, पंजाबी वाले अलग, हरियाणवी वाले अलग। अब भारत सरकार का फिर दिमाग खराब। तो देखिए ये 3 समस्या की बात करेंगे, जिसमें से हम एक कर चुके हैं, विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास। दूसरा हम देखेंगे कैसे 565 देशी रियासत को एक किया जाता है, और तीसरा हम देखेंगे कैसे जो है भारत को राज्य का गठन किया जाता है भाषा के आधार पर, और एकता और अखंडता को और भारत के सांस्कृतिक विविधता को समेट करके रखा जाता है हमारे नीति निर्माता के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम अगला क्लास में देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जा करके बुक को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, एक बार फिर से देख लेंगे, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इसमें विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास पढ़ लेंगे, और यदि संभव हुआ तो हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक, वहाँ से जा करके सिंपल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम हाथ से लिख करके नोट्स दे देंगे। तो ठीक है, कल देखते हैं, अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो 565 देशी रियासत को कैसे किया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद।